सुप्रभात बच्चों। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं धनंजय कुमार पांडे, जिला शिक्षा कार्यालय गोपालगंज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पार्ट 2 वीडियो में हम लोगों ने इमेज के बारे में चर्चा किया था। प्रतिबिंब जो बनता है स्फेरिकल मिरर्स में, वो रियल और वर्चुअल, वास्तविक और काल्पनिक दोनों हुआ करता है। लास्ट सेशन में मैंने आप सबको बताया था, हम सब ने जाना था कि दोनों में, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आज हम लोग स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है, उस इमेज को बनाने के लिए कुछ रूल्स को हम फॉलो करते हैं, जिसके बेसिस पर हम जान पाते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पोजीशन में रहता है तो इमेज कहाँ बनता है। अलग अलग पोजीशंस के लिए इमेज का जो स्थिति होता है, पोजीशन होता है, वो अलग अलग होता है। इसमें एक बात और मार्केबल है बच्चों, कि जो इमेज होता है वह 2 रे, 5 रे, 10 रेज के रियल इंटरसेक्शन या अपीयर टू इंटरसेक्ट से नहीं बनता। एक इमेज को बनाने के लिए, है ना, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ रेज की जरूरत होती है। तो क्या यह पॉसिबल है कि हम जब एक डायग्राम बनाएं, एक चित्र बनाएं, तो मिलियंस ऑफ रेज खींचते रहें? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो इस समस्या का समाधान जो है साइंस ने दिया। कहा कि हम सिर्फ 2 रे को भी प्लॉट करके, 2 रे का डायरेक्शन दिखा करके भी हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को जान सकते हैं। हम इमेज जो बनता है स्फेरिकल मिरर्स में, उसकी स्थिति का निर्धारण कर सकते हैं कि वह रियल है, कि वह वर्चुअल है, वह इन्वर्टेड है कि इरेक्ट है, मिरर के आगे बना हुआ है कि मिरर के पीछे बना हुआ है। ये सारी बातें जो है हम सिर्फ 2 रे के मदद से जान सकते हैं। ध्यान रखना है, हमें रे डायग्राम बनाने के लिए करना क्या है कि जो 3 हम रूल्स अभी डिस्कस करने वाले हैं, उस 3 रूल्स में से किसी को भी फॉलो करके आप 2 रे को मिरर से रिफ्लेक्ट करवा करके, है ना, उसे कटा लेंगे, या कटता हुआ अपीयर हो रहा है ऐसा दिखा देंगे, तब जाकर के इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यह रे डायग्राम हमें किसी मिरर के सामने रखी गई वस्तु हो या फिर लेंस के सामने रखी गई वस्तु हो, उसके द्वारा किस प्रकार का इमेज बनाया जाता है। वह इमेज काल्पनिक होता है कि वह इमेज वास्तविक होता है, वह इमेज उल्टा होता है कि वह इमेज सीधा होता है, वह मिरर या लेंस के फ्रंट में बनता है कि वो बिहाइंड में बनता है। इन सब चीजों को जानने के लिए हम रे डायग्राम यूज करते हैं। यानी रे डायग्राम के मदद से हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यह जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स में रे डायग्राम प्लॉट करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो बच्चों, अगर पहला रूल्स की मैं बात करूं, तो ये आप सबको पता है ये कौन सा मिरर है। आप सभी जानते हैं ये कनकेव मिरर है, और हमने एक यह लाइन मिडिल से प्लॉट कर दी। इस पॉइंट को आप लोग पोल बोलते हो, इसको प्रिंसिपल फोकस बोलते हो, और इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हो। तो जब कोई रे मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती है, कौन सा है ये? कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है। तो जब कनकेव मिरर पर पड़ती है तो यह रिफ्लेक्शन के बाद निश्चित रूप से ये फोकस होकर जाएगी। तो पहला रूल यही हो जाता है कि कोई रे मुख्य अक्ष के समानांतर अगर अवतल दर्पण पर पड़ती है तो परावर्तन के बाद ये फोकस से होकर जाती है, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाती है। अगर यही केस कन्वेक्स मिरर के केस में अगर हम देखें, कन्वेक्स मिरर के केस में, तो फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पोल हो गया, ये आपको फोकस हो गया, ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ले लिया, तो यहां तो चूंकि फोकस
परावर्तक सतह के सामने है, इसलिए फोकस से होकर रे चली गई। लेकिन यहां तो फोकस मिरर के पीछे है, तो क्या लाइट रे वहां जाएगी? डेफिनेटली वहां लाइट रे नहीं जाएगी। तो क्या होगा, होता क्या है कि अगर हम डॉटेड करके हम यहाँ सी एफ पर चले आए और इसी पाथ पर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब अगर हम यहां से अपनी आंखों से देखें तो यह लाइट रे हमको यहां से नहीं बल्कि ये फोकस से आती हुई अपीयर होती है, क्योंकि हमारे आंख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम एक पार्टिकुलर डिस्टेंस तक सीधा देखें और फिर वहां से अपनी निगाहों को मोड़ लें। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, हम स्ट्रेट देखते हैं। क्यों स्ट्रेट देखते हैं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाइट जो है हमेशा सीधा पाथ में गमन करती है, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, जिसे रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहा जाता है। उसको एक छोटी सी एक्टिविटी के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि यहां पर हमने एक कैंडल जला लिया, ये कैंडल जल रहा है। अब हम इसे एक दो कंडीशन है, आपको एक स्ट्रेट ट्यूब के माध्यम से इसे देखना है, स्ट्रेट ट्यूब के माध्यम से देखना है, और दूसरा कंडीशन है कि इसको एक कर्व ट्यूब के माध्यम से देखना है। मैं आप सबसे पूछूं कि बताइए, आप ये जलता हुआ कैंडल का जो फ्लेम है वो केस ए में आप देख पाएंगे कि केस बी में? निश्चित रूप से आपका जवाब होगा कि सर केस ए में। क्यों? क्योंकि लाइट जो होती है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, और स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करने से ये हमारे आंखों पर पहुंच जाएगी, लेकिन ये कर्व होने के कारण ये हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाएगी और हम इसे नहीं देख पाएंगे। तो एक बड़ी सामान्य सा एक्टिविटी से हम यह साबित कर सकते हैं कि प्रकाश जो होती है वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो ठीक वही सिचुएशन यहाँ, कि जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ जाएगी तो हमारी आंख में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ देखें और यहाँ से फिर यहाँ पर देखें। हम सीधे देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि यह फोकस से होकर के लाइट आ रही है। यानी पहला रूल ये हुआ कि अगर कोई लाइट रे गोलीय दर्पण में, स्फेरिकल मिरर में मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, या फोकस से होकर आती हुई मालूम पड़ती है। मतलब यहां पर हम एपेरेंट बात कर रहे हैं, वर्चुअल बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसका फोकस जो है ये मिरर के पीछे है और मिरर ओपेक होता है तो वहां कोई लाइट जाने वाली नहीं है। तो पहला रूल हो गया, आई होप सबको क्लियर है। दूसरे की अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे रूल्स की बात करूं बच्चों, तो आप देखेंगे कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के मिरर पर इंसिडेंट होती है तो वह रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। मतलब जो मैंने पहले रूल की चर्चा की थी, पहले जो नियम को मैंने समझाया था, ठीक विपरीत कंडीशन यहाँ है। उसमें क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, और यहाँ है कि अगर फोकस से होकर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यह तो कनकेव के कंडीशन में है। कन्वेक्स में अगर हम आए तो क्या देखेंगे, ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये आपको प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब हम क्या करें कि एक लाइट रे को हम क्या करते हैं कि आपको भेजते हैं फोकस की तरफ। देखिए ये फोकस पर तो नहीं जा पाएगी, क्योंकि ये मिरर जो होता है, ये क्या होता है, मिरर जो होता है ये ओपेक होता है, पीछे लाइट जाएगी नहीं। लेकिन अगर ये जाती तो कहाँ जाती, फोकस पर। अगर ऐसा सिचुएशन है,
अगर ऐसा सिचुएशन है तो उस कंडीशन में ये लाइट यहीं से रिफ्लेक्ट होकर के मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। यानी दूसरा नियम हमारे बच्चों ने ये समझा कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है या फोकस के तरफ जाती हुई प्रतीत होते हुए यह अगर इंसिडेंट होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये रूल्स 2 हो गया। अब मैं तीसरे रूल की बात करूं तो आप देखेंगे कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के मिरर पर आपतित होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर मिरर पर आपतित होती है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद में इसी पाथ को रिट्रेस करती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई लाइट रे गोलीय दर्पण पर वक्रता केंद्र से होकर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद इसी पाथ को रिट्रेस करती है, इसी पाथ पर वापस जाती है। यही सिचुएशन आपको कन्वेक्स मिरर में भी देखने को मिलेगा कि अगर हम एक लाइट रे को अगर हम सी पर अगर ये जाती तो कहाँ जाती, एज्यूम अगर ये सी है और ये आपका पॉइंट एफ है, ये तो पी होता ही है, तो अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो यह रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ पर वापस आ जाएगी। एक प्रश्न पूछोगे कि इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? हाँ, लॉजिक है। यह लॉजिक क्या है कि आप लोग जानते हो कि वक्रता केंद्र से जो लाइन सेगमेंट हम खींचेंगे वो रेडियस है। तो रेडियस है तो ये जहां रेडियस इस मिरर को टच कर रहा है, अगर यहां पर हम टेंजेंट प्लॉट करें तो यह इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर अगर हम नॉर्मल डालें तो नॉर्मल भी इसी पर होगा, तो नॉर्मल भी इसी पर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0 डिग्री। क्यों? मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से आप लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यह हो गया, और नॉर्मल भी इसी पर हो जाएगा। फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा और इसीलिए ये इसी पाथ को रिट्रेस करेगी। वही सेम केस यहां आता है। अब बच्चों एक और हम इसमें चीज समझ सकते हैं रे डायग्राम बनाने में जो बड़ी काम का साबित होगा, वो ये है कि अगर ये कनकेव मिरर है, अब आप लोगों को सोच के बताना है जरा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये पी हो गया, ये फोकस हो गया और ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है पोल पर कुछ इस प्रकार, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, उसके पाथ को रिट्रेस कीजिए, बताइए आप लोग। तो आप में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि यह लाइट रे इस दिशा में चली जाएगी। प्रश्न है फिर मेरा कि क्यों उस दिशा में जाएगी, लाइट इधर से क्यों नहीं चली जाएगी? तो इसका जवाब है कि यह ये पी पर इंसिडेंट की है और यह जो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है यह नॉर्मल की तरह भी काम करता है। तो यह इंसिडेंट रे है और यह नॉर्मल इसी पर होगा, तो यह एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा आई, तो यह एंगल आर हो जाएगा क्योंकि यह रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, और आई और आर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप सब जानते हैं। यानी जिस एंगल से यह इंसिडेंट हुई है उसी एंगल से यह रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कोई अलग से रूल नहीं है बल्कि वही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही यह कंसेप्ट लिया गया है। लेकिन इमेज बनाने में इसका एक इंपॉर्टेंट रे डायग्राम जो हम बनाएंगे उसमें इस
कंसेप्ट का भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि वो 3 रूल्स कौन कौन से हैं जिसके आधार पर हम स्फेरिकल मिरर में रे डायग्राम प्लॉट करते हैं, किरण आरेख खींचते हैं। तो पहला है कि अगर कोई लाइट रे मुख्य अक्ष के समानांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर आती हुई अपीयर होती है। दूसरा आप लोगों ने देखा ठीक इसके अपोजिट, ठीक इसके विपरीत, कि अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के दर्पण पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। और तीसरा आप लोगों ने देखा कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वो अपने ही पाथ पर वापस आ जाती है, अपने ही पाथ को रिट्रेस करती है। तो इस 3 रूल्स की मदद से हम किरण आरेख बनाएंगे जिससे हम गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति को, नेचर को, कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जान पाएंगे। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे इमेज फॉर्मेशन अवतल दर्पण में, कनकेव मिरर में। लेकिन इससे पहले एक और बात मैं समझाना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ, कि अभी जो मैंने रूल्स बताया उस रूल्स के अनुसार अगर हम देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपको प्रिंसिपल फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना। हम 3 रे यहाँ पर पैरेलल ले लिए प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो 2 और ले लेते हैं। ये 2 रे पैरेलल हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। आप सभी जानते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो वह रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से? फोकस से होकर जाती हैं। आपको पता है, आप यहाँ पर देख क्या रहे हो, आप यहाँ पर देख क्या रहे हो कि ये जो रेज थी वह एक पॉइंट पर इकट्ठा हो गई, कन्वर्ज हो गई, इकट्ठा हो गई। मैंने पार्ट 1 में आप सबको समझाया था कि जब अलग अलग दिशाओं से आकर किरणें एक जगह इकट्ठा हो जा रही हो तो ऐसे रेज को कन्वर्जेंट रेज कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर यह जो मिरर है चूंकि कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए इस अवतल दर्पण को कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें तो अगर हम उत्तल दर्पण ले लें बच्चों, तो उत्तल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रेज होती हैं तो वो क्या होता है कि आपको पता है ये मुख्य अक्ष के समानांतर हमने 3 रेज, यहाँ पर 4 रेज दिखा दिया। तो अब क्या होगा, ये हम अगर इसको एफ के तरफ ले जाएं तो ये इधर को जाएगी, फिर हम इसको इधर ले जाएं तो क्या होगी, बोलो, इधर को जाएगी। फिर इसको हम यहाँ ले गए तो इसी को हम इधर आगे बढ़ाएंगे, इसको यहाँ ले गए तो इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि यहाँ भी ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें थी और ये मिरर पर पड़ने के बाद देखेंगे आप ये अलग अलग दिशाओं में फैल गई। ये कहां से फैल रही है, तो ये फोकस से फैलती हुई अपीयर हो रही है। तो चूंकि इसने समानांतर किरण पुंज को फैला दिया है ना, एक पॉइंट से फैलता हुआ अपीयर हो रहा है, इसलिए इस मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर कहेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्यों डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे? क्योंकि इसने पैरेलल बीम ऑफ लाइट को किसी पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में भेज रही है, ऐसा अपीयर हो रहा है, इसलिए ऐसा हम बोलेंगे। अब हम आगे बढ़े तो मैंने शुरू में बताया आपको कि मैं आप सबको अब बताने वाला हूं कि कनकेव मिरर में किस किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहता है, वस्तु रहती है, तो इमेज कहाँ कहाँ बनता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसके गुण क्या क्या होते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है यहाँ पर कि सर पहले अवतल दर्पण ही क्यों?
उत्तल दर्पण क्यों नहीं? तो बच्चों जवाब है कि अभी आपने देखा कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है उस फोकस पर कुछ काम होता है, मतलब रियल फोकस होता है। जबकि कन्वेक्स मिरर की बात करूं तो वहां मिरर के पीछे होता है प्रिंसिपल फोकस, वहां पर कोई लाइट रे जाती नहीं है, यानी वह फोकस पर, वहां उस फोकस पर कोई काम नहीं होता है, रियल में कोई काम नहीं होता है, यानी वो फोकस वर्चुअल होता है। इसलिए वर्चुअल बातें बाद में करेंगे, पहले जो कंक्रीट बातें हैं उसको समझते हैं, जानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है ना, किस किस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रहती है, तो किस किस पोजीशन में इमेज बनता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के बाद एटलीस्ट इस टॉपिक में आप लोगों को परेशानी नहीं होगी और इसके लिए बुक शायद नहीं देखना पड़ेगा। देखते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हमने एक सबसे पहले कनकेव मिरर ले लिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, मुख्य अक्ष बना लिया, सी ले लिया। एक काम करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को किस किस पोजीशन में रखते हैं इसको देखेंगे, फिर इमेज के पोजीशन को देखेंगे और वन बाय वन करके सारी चीजों को एक सिस्टमेटिक ढंग से आपके ब्रेन में डालने के बाद में मैं वही रिजल्ट फाइंड करा के दिखाऊंगा। जो बात अभी आप समझ रहे हैं, आपके दिमाग में एडजस्ट हो गई है, सेट हो गई है, मतलब जो अभी याद करेंगे, कहने के लिए जो अभी आप याद करेंगे, रे डायग्राम जब बनाएंगे रूल्स को फॉलो करके तो वही चीज मिलेगा जो आपको याद हो चुका है। तो थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे। पहला कहा कि अगर हम डॉटेड करके कहीं ऑब्जेक्ट को दिखा देते हैं तो बोलते हैं कि यह वस्तु अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है। तो वस्तु का पहला पोजीशन कहां हो गया? एट इन्फिनिटी, अनंत पर। दूसरा हम ऑब्जेक्ट को पास लाएंगे तो अब आता है अनंत के बाद में अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो केस आता है आपको ए बियॉन्ड सी आता है, मतलब सी के पीछे, या कह सकते हैं, ये तो हमने डॉटेड करके दिखाया था आपको कि ये अनंत पर है, इन्फिनिटी पर है। तो यह जो पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच हो गया, जिसे हम लोग बियॉन्ड सी कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट के दो पोजीशंस आपके समझ में आ गए, पहला हो गया अनंत पर और दूसरा हो गया अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट को हम ले जाएंगे। तीसरा कंडीशन जो होता है उसमें हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं। गेस कीजिए चौथा क्या होगा? एक स्टेप आगे जाए फिर से तो यह बिटवीन सी एंड एफ हो जाएगा। फिर हम आगे जाए तो एट एफ हो जाएगा और इसके बाद लास्ट वाला आप ही लोग बताइए। हाँ, सही जवाब। ये जो अंतिम पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का वह पी और एफ के बीच में होगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशंस दिखाया? 1 नंबर अनंत पर, दूसरा नंबर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है, तीसरा नंबर वक्रता केंद्र पर है, चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच है, पांचवा नंबर फोकस पर है, फोकस पर है, और फिर छठा नंबर की बात करूं तो पोल और फोकस के बीच है। यानी ऑब्जेक्ट के कितने पोजीशंस हो गए? 6। एक बार आप लोग आंख बंद करके खुद उसको फिर से याद करने का प्रयास करो। पहला मैंने कहा अनंत पर, अनंत के बाद क्या कहा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, उसके बाद क्या कहा? सी पर, उसके बाद सी और एफ के बीच में, उसके बाद एफ पर, उसके बाद एफ और पी के बीच में। आई होप ये जो ऑब्जेक्ट के 6 पोजीशंस हैं आपको याद हो गए। अब कॉरेस्पॉन्डिंग जो इमेज के पोजीशंस होते हैं, प्रतिबिंब की जो स्थिति होती है वो क्या होती है, इसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें एक कंसेप्ट है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम मिरर की तरफ लाते हैं, इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को
मिरर के तरफ लाते हैं, इमेज जो होता है स्टेप बाय स्टेप, इमेज जो है स्टेप बाय स्टेप मिरर से दूर जाता है। ऑब्जेक्ट पास आएगा, इमेज दूर जाएगा। तो पहला हमने कहां रखा? इन्फिनिटी पर। देखिए कैसे याद हो जाता है आसानी से, इन्फिनिटी पर। तो इसके लिए इमेज बनता है फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तो इमेज बनता है आपको इन्फिनिटी पर। कहां बनता है? इन्फिनिटी पर। तो जो 6 कंडीशंस हैं उसमें से 2 आपको याद हो गए। पहला, अगर इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर बनेगा, और फोकस पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पर। तो 6 में से 2 निकल गए, 4 बच गए। अब तीसरा है बच्चों कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं तो इमेज भी सी पर ही बनता है ना? जो आपके मोहल्ले में कबाड़ लेने वाले लोग आते हैं, सीसी बोतल चिल्लाते रहते हैं, है ना? तो यहां मैं बात कर रहा हूं सीसी की। सीसी, सीसी बोतल। सीसी यानी ऑब्जेक्ट सी पर रहता है तो उसका इमेज कहां बनता है? सी पर बनता है। तो 6 कंडीशंस में से 3 क्लियर हो गया। पहला, इन्फिनिटी पर है तो फोकस पर, और फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर, और सीसी बोतल तो आप सबको याद ही है, सी पर है तो सी पर। तो 3 हो गया। अब अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो इमेज जो है सी के आगे, सी के आगे मतलब यहां, सी के आगे बनता है। और यदि ऑब्जेक्ट सी के आगे है तो इमेज सी के पीछे बनता है। मतलब आगे का पीछे और पीछे का आगे, ये किस कंसेप्ट में? सेंटर ऑफ कर्वेचर के कंसेप्ट में है। ध्यान दें कि जब सी पर रहेगा तो सी पर इमेज बनेगा। सी के पीछे, सी के पीछे का क्या मतलब है? बियॉन्ड सी, अर्थात वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो सी के पीछे है तो सी के आगे हमारा कहां हो गया? सी और एफ के बीच में हो गया। और सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां चला गया? ये आगे ऑब्जेक्ट है तो पीछे, यानी यहां बियॉन्ड सी हो गया। तो आपको 5 कंडीशंस हो गए। कौन कौन से 5 हुए? कि अगर ऑब्जेक्ट को हम अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पर है तो अनंत पर इमेज बनेगा। अगर सी पर है तो सी पर बनेगा। सी के पीछे मतलब बियॉन्ड सी, सी के पीछे है तो सी के आगे बनेगा। सी के आगे का मतलब सी एंड एफ के बीच में। और सी के आगे अगर ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी बनेगा। तो ये 5 कंडीशंस हो गए, इन्फिनिटी का फोकस पर और फोकस का इन्फिनिटी पर। तो जरा गौर करें, जब आप फोकस पर आए तो इमेज कहां चला गया? इन्फिनिटी पर। ध्यान देंगे मेरी बात पर। जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आ गया तो इमेज कहां चला गया? इन्फिनिटी पर। अब हम ऑब्जेक्ट को और पास ले जा रहे हैं, गौर करेंगे मेरी बात पर। ऑब्जेक्ट को हम और पास ले जा रहे हैं। तो अब बताइए, जो पहला जनरल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डेवलप किया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को हम पास ले जाते हैं इमेज वैसे वैसे दूर जाता है ना? तो अब हम फोकस पर जब थे तो ये इन्फिनिटी पर पहुंच गए, अनंत पर पहुंच गए। ऑब्जेक्ट को तो अब हम और पास ला रहे हैं, तो अब अनंत से भी दूर कुछ होता है क्या? आप लोग कहेंगे नहीं, इन्फिनिटी से दूर कुछ नहीं होता है। तो उस केस में यह जो इमेज है वो कहां बनेगा? तो वो पीछे बन जाता है। और आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करें तो अगर ये पीछे इमेज बन जाएगा तो यहां लाइट तो जाएगी नहीं। तो आप ही बताइए कि यह इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? डेफिनेटली यह इमेज वर्चुअल होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद लाइट इधर कभी नहीं जाएगी, क्योंकि मिरर ओपेक सरफेस होता है, इस पर सिल्वरिंग किया रहता है। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि ये जितने 5 कंडीशंस हैं, इस 5 कंडीशंस में मिरर के फ्रंट में इमेज बन रहा है, और जो इमेज मिरर के फ्रंट में बनता है वो इमेज रियल हुआ करता है, और जो इमेज मिरर के बिहाइंड बनता है, पीछे बनता है, वो वर्चुअल हुआ करता है। और अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो देखा हो तो आपको पता है
कि जो रियल इमेज होते हैं वो हमेशा उल्टा होते हैं। क्या होते हैं? उल्टा होते हैं, है ना, उल्टा, इन्वर्टेड होते हैं। और जो वर्चुअल इमेज होते हैं वो सीधा होते हैं, सीधा होते हैं मतलब इरेक्ट होते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं जल्दी से एक बार दोहरा दूं ताकि आपकी भी मेमोरी टेस्ट हो जाए। कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहाँ कहाँ बनता है। सबसे पहला, अनंत पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ बनेगा? एफ पर। ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। अनंत का एफ पर और एफ का अनंत पर, दो हो गया। सी पर रहेगा तो सी पर, तीन हो गया। सी के पीछे रहेगा तो सी के आगे बनेगा, और सी के आगे रहेगा तो सी के पीछे बनेगा, दो ये हो गया। तो तीन दो कितना हो गया? पांच। और अंतिम बच गया जब P और F के बीच में रहे। तो इसे भी आपको याद नहीं करना, क्योंकि आप समझ चुके हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जाता है इमेज वैसे वैसे मिरर से दूर जाता है। तो जब हम F पर आए थे, इन्फिनिटी का F पर और F का इन्फिनिटी पर बन गया, तो अब अगर हम और पास लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम यह है कि इन्फिनिटी से दूर अब कुछ होता नहीं है, इसलिए यह इमेज पीछे की तरफ चला जाता है। और जो पीछे की तरफ चला जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल हो जाएगा। और जो वर्चुअल इमेज होता है वो सीधा होता है। ये बात आप पहले से अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये था। अब कहोगे कि सर इससे बेनिफिट क्या मिला? तो बेनिफिट ये मिला कि इतना ही से हम इमेज के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकेंगे। कौन तीन से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं? तो चलिए मैं दिखाता हूं अभी आपको। इस छोटे से डिस्कशन से आपके सामने तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आप लोग बताइए, सी के पीछे रखें तो इमेज कहां बनेगा? सी के आगे। सी के आगे का मतलब क्या हो गया? यहां। तो एक हो गया कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स वन हो गया, इसका कैरेक्टर वन हो गया। दूसरी बात करो तो ये मिरर के आगे इमेज बना हुआ है कि मिरर के पीछे बना हुआ है? तो आप जवाब देंगे कि मिरर के आगे है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आगे है तो आप ही बताइए कि यह रियल है कि वर्चुअल है? तो आप डेफिनेटली कहेंगे कि रियल है, वास्तविक है। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। पहला कि बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच बनता है, एक। और दूसरा यह रियल बनता है। और आप सब जब जानते हैं कि जो रियल इमेज होता है वो इन्वर्टेड होता है। आप देख भी पा रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट का हेड मैंने ऊपर की तरफ दिखाया है और ऑब्जेक्ट का हेड यहाँ पर नीचे की तरफ दिखाया है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आप आसानी से कनकेव मिरर के केस में लिख सकेंगे। अब चौथा कैरेक्टरिस्टिक जो एक छूट रहा है, उसमें एक लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग, और उसे भी बड़ी आसानी से याद कर लेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप दोबारा देखेंगे तो फिर शायद इस रिगार्डिंग आपको बुक टच नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, हम अगर बात करें तो अब हम हाइट ऑफ इमेज की बात करेंगे, एक्चुअली साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज कैसा बनता है। किस साइज का? उससे छोटा होता है कि उससे बहुत छोटा होता है, उससे बड़ा होता है कि उसके बहुत बड़ा होता है, या ऑब्जेक्ट के बराबर साइज का इमेज बनता है। तो सबसे पहले मैंने कहा लिया था ऑब्जेक्ट का पोजीशन? इन्फिनिटी पर, अनंत पर। अब थोड़ी सी बुद्धि का हम लोग अपना इस्तेमाल करेंगे। ये बताइए, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है, बहुत दूर है, तो फोटो उसका कैसा बनेगा? उसका इमेज कैसा बनेगा? डेफिनेटली बहुत छोटा बनेगा। आपने देखा है कि एक एरोप्लेन में 200 500 हजार लोग बैठ जाते हैं, और जब एक डेफिनेट हाइट पर उड़ जाता है तो वो कितना छोटा नजर आता है। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हमारे आंखों से दूर जाती हैं, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा हमारे आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल जो होता है वो कम होता है, दर्शन कोण जो होता है वो छोटा होता है। इस वजह से ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होने लगता है। और वही छोटी चीज को जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वह क्या करता है? माइक्रोस्कोप हमारे विजुअल एंगल को बढ़ा देता है, जिससे ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाता है? इमेज का जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है।
तो हमारे बच्चों ने क्या जाना कि कनकेव मिरर के सामने अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रख देंगे, बहुत दूर ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो इमेज बहुत छोटा बनेगा। और कहाँ बनता है इन्फिनिटी का, कहाँ बनता है? फोकस पर। तो फोकस पर बनेगा और ये बहुत छोटा होगा, जिसको हम लोग हाईली डिमिनिस्ड या कई बार पॉइंट साइज भी बोल देते हैं, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत 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 छोटा बनता है यह। ठीक है, तो क्या हो गया, जो एफ पर बनने वाला इमेज है वो बहुत छोटा हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज होता है, एक हो गया। दूसरा, इन्फिनिटी के बाद अगर मूव करते हैं तो आपको पता है कि हम बियॉन्ड सी आते हैं, और आपको यह भी पता है कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास जा रहा है, इमेज वैसे वैसे दूर जा रहा है। तो जब बियॉन्ड सी है तो इमेज तो आपको पता है सी और एफ के बीच बनता है, चलो बना ही देते हैं, सी और एफ के बीच बनता है। तो अब चूंकि अनंत पर था, बहुत दूर था, तो बहुत छोटा इमेज बन गया। अब तो ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया ना, तो इमेज भी थोड़ा बड़ा बनेगा। मतलब यहां पर बहुत छोटा था, अब यहां पर छोटा हो जाता है, डिमिनिस्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिमिनिस्ड, छोटा हो जाता है। यहां पर क्या था? बहुत छोटा था, और यहां पर क्या हो गया? छोटा हो गया। आप ऑर्डर दिख रहे हैं, बहुत छोटा, और फिर मैं बोल रहा हूं छोटा। तो बहुत छोटा से छोटा जो है वो तो बड़ा ही है ना। तो अब चूंकि थोड़ा पास आया, इसलिए इमेज थोड़ा इससे बड़ा बना, लेकिन ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही बनता है। अब बताइए, इसके बाद वस्तु की स्थिति कहां होती है? तो आप बोलेंगे कि इसके बाद सी पर होता है। तो सीसी बोतल आप सबको याद है। तो जब सी पर ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां बनता है? तो सी पर बनता है, और सी का सी पर बन रहा है, तो अब बुद्धि लगा लीजिए क्या होगा। तो यह सेम साइज हो जाता है। क्या हो जाता है? सेम साइज हो जाता है। जिस हाइट का ऑब्जेक्ट होता है उसी हाइट का इमेज बनता है। ऑर्डर देखिए, बहुत छोटा, यहां पर क्या हो गया? छोटा, और यहां पर क्या हो गया? सेम साइज। क्या हो गया? सेम साइज। तो ये 3 हो गया। अब बताइए, अब यहां पर सेम साइज हो गया, इसके बाद ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां आता है? आपको पता है कि सी और एफ के बीच होता है। तो सी और एफ के बीच होता है, तो इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड सी बनेगा। इमेज बियॉन्ड सी बनेगा। तो जब ये यहां पर था तो सेम साइज, ऑब्जेक्ट थोड़ा पास आ गया, तब तो इससे बड़ा बनेगा ना। तो यह बड़ा इमेज बनता है, जिसको हम लोग इनलार्ज कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इनलार्ज। इनलार्ज इमेज बनता है। अब कहां आ गया ऑब्जेक्ट? इसके बाद में और पास आ गया, और यह ऑब्जेक्ट आ गया फोकस पर। फोकस पर, तो फोकस पर आ गया तो ये कहां चला जाता है? इन्फिनिटी पर, और यहीं पर इनलार्ज हो गया था। अब ऑब्जेक्ट और पास आ गया, तो अब इसके इनलार्ज के बाद क्या होगा? तो हाईली इनलार्ज हो जाता है। तो इन्फिनिटी पर बनने वाला जो इमेज होता है वो क्या होता है? हाईली इनलार्ज। अगर आप गौर कर रहे हैं तो पा रहे हैं कि फोकस पर हाईली डिमिनिस्ड, उसके बाद से यहां इमेज बना सी और एफ के बीच में, तो ये डिमिनिस्ड हो गया। क्या हो गया? डिमिनिस्ड। और जब ये सी पर बना तो क्या हो गया? सेम साइज हो गया। फिर इधर आया तो क्या हुआ? बड़ा हो गया। और फिर इन्फिनिटी पर गया तो क्या हो गया? बहुत बड़ा हो गया। यहां भी ऑर्डर है, यहां भी ऑर्डर है, बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। एसेंडिंग ऑर्डर में हम बात कर रहे हैं। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। अब एक सिचुएशन बच गया कि ऑब्जेक्ट को हम और पास लेके चले आए। मैंने बताया था इन्फिनिटी से दूर कुछ नहीं होता है, तो यह इमेज पीछे के तरफ आ जाता है। और यहीं पर एक बात आपको याद रखना है कि यह जो इमेज होता है वह इनलार्ज होता है। क्या होता है? इनलार्ज इमेज होता है। सिर्फ यही याद रखना है एक, बाकी सब आपको याद है। बहुत छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, बहुत बड़ा। क्लियर हो गया? अब हम आ, समय इजाजत नहीं दे रहा है कि हम आगे कंटिन्यू करें। बस एक हम लोग देख लेते हैं रियल में रे डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो पहला, आप लोग बताइए ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहां होता है। तो आप सबको पता है कि हम ऑब्जेक्ट को फर्स्ट केस में अनंत पर रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो चलिए एक रे डायग्राम बनाकर के आज देखते हैं।
एक सावधानी इसमें रखनी है, क्योंकि ये जो डायग्राम होता है, रे डायग्राम, ये रफ डायग्राम होता है, हम मेजर करके तो बना नहीं रहे हैं। इसलिए अगर कुछ सावधानी रखें, कुछ प्रिकॉशंस रखें, तो डायग्राम बड़ी आसानी से बनेगा। वो क्या है, तो हम हल्का पॉइंट दे देते हैं अंदाज से एफ के लिए, और हल्का पॉइंट इसी के लिए हम यहाँ पर सी के लिए दे देते हैं। अब हमको इन्फिनिटी पर दिखाना है ऑब्जेक्ट को, तो हमने डॉटेड करके यहाँ दिखा दिया। ध्यान रहे, कोई भी दो रे हम इंसिडेंट करवाएंगे, रूल्स फॉलो होना चाहिए। फिर रिफ्लेक्शन के बाद वह जहां कट रही है या कटती हुई अपीयर हो रही है, बिना सोचे समझे इमेज वहां हम बना देंगे। हालांकि आप जो जान चुके हो वही रिजल्ट प्राप्त होने वाला है, उससे बिल्कुल अलग नहीं होने वाला है। तो चलिए हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम दो इंसिडेंट रे ले लेते हैं। मैंने बताया है कि रे डायग्राम बनाने के लिए कम से कम हम दो रे जरूर से खींचते हैं। तो अब क्या हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लिया, तो आप खुद बताइए कि यह रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाएगी, परावर्तन के बाद जब इस पर पड़ के टकरा के लौटेगी तो कहां से जाएगी। तो आप लोग जवाब देंगे कि यह फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। तो अब हम यहां पर जो डॉट किए थे हल्का, अब ये इधर उधर नहीं होने वाला है। अब यहां पर हम F लिख सकते हैं और यहां पर हम C लिख सकते हैं। क्योंकि ये पहले मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि कटाने के क्रम में अंदाज से बना रहे हैं, अगर इधर उधर कटता तो क्या करते हैं, तो इसलिए हमने हल्का डॉट दे दिया था। जब फिक्स हो गया कि अब यही पॉइंट है, तब मैंने लिख दिया, यह हो गया। ध्यान रहे, जब रे डायग्राम आप लोग प्लॉट कर लेंगे तो एक बार जरूर से ये देख लेंगे कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हमने दिखाया है कि नहीं, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन हमने दिखाया है कि नहीं, तीसरा ये पी एफ और सी हमने लिखा है कि नहीं। ये एक बार जरूर आश्वस्त हो लेंगे कि ये काम हम लोगों ने कर लिया है। क्योंकि ये जो रे डायग्राम है ना, इसमें से लगभग डेफिनेट रहता है कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे अगर आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो अब क्या हुआ, अब बताइए, ये रिफ्लेक्टेड रे कहां कट रही है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है और ये भी रिफ्लेक्टेड रे है, ये फोकस पर कट गई। और फोकस पर कट गई तो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हमने दिखाया था, और यहां पर पॉइंट साइज हमको दिख रहा है इमेज। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहती है तो इमेज कहां बनता है, फोकस पर। और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हमने दिखाया है और उसके लिए इमेज का साइज क्या हो गया, पॉइंट साइज। तो अब हम क्या करते हैं, जब रे डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं, एक बार आश्वस्त हो लेते हैं कि हमने डायरेक्शंस दिखा दिया है, आश्वस्त हो लेते हैं कि पी एफ और सी को मार्क कर लिया है, तो अगला काम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, और लिख करके डैश दे देंगे, यहां पॉइंट वाइज करके लिखें, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला बताइए कि यह इमेज रियल है कि वर्चुअल है, डेफिनेटली रियल है, क्योंकि रियल में रे आकर के यहां पर मिली हुई है, तो इमेज विल बी रियल, मतलब इमेज वास्तविक होता है। दूसरा, अब बताइए, जो रियल इमेज होते हैं एक पर एक फ्री वाला कंडीशन है, एक आपने लिखा रियल और आप जानते हैं कि जो रियल इमेज होता है वो उल्टा होता है, तो दूसरा हो गया कि इमेज विल बी इन्वर्टेड, इमेज उल्टा होगा। अच्छा, उल्टा हो गया, कहां बना है, पोजीशन हम लास्ट में बताने का प्रयास करेंगे। अब बताइए, साइज, बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो इमेज का साइज क्या होगा, मालूम है आपको, बहुत छोटा। तो यहां पर तीसरा पॉइंट हम लिख लेंगे कि इमेज विल बी हाईली डिमिनिस्ड। क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड, इमेज विल बी हाईली डिमिनिस्ड। एंड लास्ट पॉइंट जो होगा, नीचे स्पेस नहीं है, मैं इधर लिख लेता हूं, लास्ट जो पॉइंट होगा कि इमेज बना कहां है, तो कहां बना है, फोकस पर, तो एट एफ। तो बच्चों, इसी फॉर्मेट में आप एक बार जो बाकी के जो कंडीशंस हैं इन्फिनिटी के अलावा, बियॉन्ड सी, सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ, बाकी के जो कंडीशंस हैं उस पर एक बार घर पर काम करेंगे। ये होमवर्क मैं दे करके जा रहा हूं, और फिर अगले वीडियो में हम आपको रिमेनिंग जो चीजें होंगी वो बताएंगे। आप जब कभी भी
किसी भी शिक्षक के ऑनलाइन क्लासेस देखते हैं तो निश्चित रूप से पेन एंड पेपर लेके बैठिए, क्योंकि डिस्कशन के दौरान बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नोट्स में नहीं दिखेंगी, और वो डिस्कशन के दौरान वो बातें सामने आ जाती है, तो उसको नोट डाउन कर लेंगे तो वो आप सबके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। आप आप घर पर ठीक से पढ़ना। थैंक यू वेरी मच।